हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोज़ को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है आपका, इस तरीके का क्वेश्चन वर्ष 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग सभी पाली में पूछा गया था। इसके अलावा इसके पीछे जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके भी लगभग सभी पाली में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए बेहद ध्यान से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिकली सोल्व करना सीखेंगे, है ना, जिसकी मदद से अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग कुछ ही सेकंड में दे पाएंगे। इसके बाद बेसिक से भी हम इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताएंगे। देखिएगा बोला क्या गया है। बोला है रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने में और सवारी के द्वारा वापस आने में 10 घंटा लगता है। यानी किसी निश्चित दूरी तक जाने में और सवारी से वापस आने में 10 घंटा। सवारी से वापस आने में कहने का मतलब कि बाइक से, साइकिल से या किसी भी तरीके की सवारी का प्रयोग करके जब वापस आया है तो 10 घंटा। मतलब पैदल जाने में और सवारी से वापस आने में इसको समय लगता है 10 घंटा। आगे बोला है हालांकि यदि वह दोनों तरफ की यात्रा को सवारी के द्वारा करता तो 5 घंटा बचा सकता था। तो 10 घंटा का समय लगा है, 5 घंटा बचा लेता तो भी समय कितना लगता? 5 घंटा समय लगता। 5 घंटा बचा सकता था, यानी पहले समय 10 घंटा लगा है, अब समय कितना लगता? 5 घंटा। आगे पूछा है कि दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में कितना समय लगेगा। दोनों ओर की दूरी को अगर यह पैदल तय करे तो क्या समय लगेगा, हमें यही बताना है। सबसे पहले देखिए ट्रिक देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक यह है कि दोनों में से जो समय पहले आए उसको आप दोगुना करिए। तो दोनों समय में से यह समय पहले आया है तो इसको दोगुना करिए, तो 10 का दोगुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर से समझिएगा क्या तरीका है। दोनों समय में से जो समय पहले आए उसको आप दोगुना करिए, तो 10 का दोगुना होगा 20 और इसमें से जो बाद वाला समय होगा उसको आप घटा लीजिए, तो 20 - 5 15, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 15 घंटा हो जाएगा। पुनः समझिए करना क्या है, ट्रिक है यह क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस तरीके का एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, इस ट्रिक को क्लियर करेंगे, फिर बेसिक से सीखेंगे। हमने क्या आपसे कहा कि इन दोनों समय में से जो पहले समय आए उसको दोगुना करिए। तो 10 घंटा पहले आया है तो 10 का दोगुना 20 हो जाएगा और इसमें से बाद वाला समय को घटा लीजिए, तो 20 में से 5 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 15। 15 घंटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है। बोला है कि निधि को एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने में 3 घंटा 45 मिनट। तो पहला समय तो यही, हमें क्या करना है? इस पहले समय को दोगुना करना है। तो 3 घंटा 45 मिनट को दोगुना करिए। 3 घंटा 45 मिनट को दोगुना करिएगा तो 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 घंटा 30 मिनट को। 3 घंटा का दोगुना 6 घंटा, 45 मिनट का दोगुना 90 मिनट। 90 मिनट में से 60 मिनट निकालिएगा तो 1 घंटा, तो 6 और 1 7, 30 मिनट बच जाएगा, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट को दोगुना करिए ना। 3 घंटा का दोगुना 6 घंटा, 45 मिनट का दोगुना 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब डेढ़ घंटा, तो 6 घंटा प्लस डेढ़ घंटा 7.5 घंटा। तो पहला समय को दोगुना करिए और इसमें से दूसरा जो समय है उसको माइनस कर लीजिए। तो दूसरा समय क्या है? 4 घंटा 20 मिनट है। माइनस करिए, आंसर आपका आ जाएगा 7:30 में से 4:20 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 3:10 मिनट। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही 3 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। हमने क्या तरीका बताया आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का? दोनों समय में से जो समय पहले आएगा उसको दोगुना करिए और इसमें से जो बाद वाला समय है उसको क्या करना है? आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। अब हम लोग समझते हैं पूरे क्वेश्चन को और फिर ऐसा हम लोग क्यों करते हैं इसको भी समझते हैं। देखिए बोला क्या गया था कि रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने में और सवारी के से वापस आने में 10 घंटा। तो हम मान लेते हैं कि रहमान स्थान ए से स्थान बी तक जाता है। ठीक है, रहमान कहाँ से कहाँ तक जाता है? स्थान ए से स्थान बी तक रहमान जाता है। इसी दूरी को वह पैदल भी तय करता है और सवारी से भी तय करता है। तो हम मान लेते हैं कि इस दूरी को पैदल तय करने में ना p घंटा का समय, इस दूरी को अगर पैदल तय करें तो कितना समय लगता है? p घंटा का, केवल p ले लेते हैं, समझ जाइएगा, p घंटे का समय। और इसी दूरी को अगर सवारी से तय करें ना तो s घंटा का समय लगता है। यह समय है, p समय है पैदल इस दूरी को तय करने में,
और इस समय हम मान लिए सवारी से इस दूरी को तय करने में, इस दूरी को पैदल तय करने में तो कोई और समय लगेगा, चाहे तो जाने के लिए बोले या आने के लिए बोले, दोनों केस में एक ही दूरी को तय करना होगा। तो पैदल हम मान लेते हैं कि इस दूरी को तय करने में p घंटा का समय और सवारी से इस दूरी को तय करने में s घंटा का समय। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने में और सवारी से वापस आने में 10 घंटा। तो पैदल जाने में p घंटा, सवारी से आने में s घंटा, यानी कि पैदल जाने में प्लस सवारी से आने में p प्लस s समय लगेगा, जबकि समय कितना लगता है 10 घंटा। यही तो बोला है पैदल जाने में और सवारी से आने में, तो पैदल जाने में p घंटा, सवारी से आने में s घंटा, जाने में और आने में p प्लस s घंटा लगेगा, जबकि समय लगता है कितना 10 घंटा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन में अगला लाइन क्या बोला है, बोला है कि दोनों तरफ का यात्रा सवारी के द्वारा करता, यानी सवारी से जाए और सवारी से आए। तो सवारी से जाने में s घंटा, सवारी से आने में s घंटा, यानी कि कुल मिला के कितना घंटा समय लगता, 2s घंटा लगता। सवारी से जाने में s घंटा और सवारी से आने में s घंटा, तो 2s घंटा लगता, जबकि बोला 5 घंटा बच जाता, तो 10 घंटा में से 5 घंटा बच जाता, यानी कितना समय लगता 5 घंटा। सवारी से जाने में और सवारी से आने में समय लगेगा, जाने में s, आने में s, सवारी से जाने में तो s घंटा माने थे, तो जाने और आने में 2s घंटा लगेगा, जबकि समय कितना लगता था 5। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में कितना समय लगेगा। दोनों ओर की यात्रा पैदल, तो दोनों ओर की यात्रा पैदल तय करेगा, तो पैदल जाने में p घंटा, पैदल आने में p घंटा, यानी कि 2p घंटा समय लगेगा। तो हमें यही बताना था कि पैदल जाने आने में कितना समय लगेगा, यानी 2p का वैल्यू बताना है। तो 2p का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। हम समीकरण 1 में गुना कर सकते हैं 2 से, किसी भी इक्वेशन के प्रत्येक पदों में, यानी कि बाएं और दाएं सभी में समान अंक से गुना करने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो 2 से गुना करिए, 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा, ये आपका 2p हो जाएगा, है ना, प्लस 2s हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 का 2 गुना 20। प्रत्येक में 2 से गुना करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, किसी भी इक्वेशन के प्रत्येक पदों में समान अंक से। ठीक है, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर से यह वैल्यू कट जाएगा। अब इसमें से देख लीजिए 2s का मान कितना है आपका 5, तो 2s का वैल्यू आपका 5 हो गया, और यह 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 20 माइनस 5, यही किसका वैल्यू आया, 2p का, यानी दोनों तरफ पैदल दूरी तय करने में यही 20 माइनस 5 समय लगता है, और यही हमें निकालना था कि दोनों तरफ की दूरी पैदल तय करने में क्या समय लगता है। तो 20 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही कारण था कि हम क्या किए थे कि जो पहले वाला समय दिया गया था उसको 2 गुना किए थे और उसमें से बाद वाले समय को माइनस किए थे। तो ट्रिक ही आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर इसके मदद से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि भूमि के एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं निकटतम पूर्णांक में, देखिए यह जो शब्द बोला है ना वो इस क्वेश्चन को खास बनाया है, निकटतम पूर्णांक में 35 और 25, यानी कि एग्जैक्ट लंबाई आपका 35 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर नहीं है। आयताकार प्लॉट का भुजा दिया है, यानी कि लंबाई चौड़ाई दिया है, लेकिन निकटतम पूर्णांक में 35 और 25 है। अच्छा, निकटतम पूर्णांक में 35 का मतलब क्या है कि हो सकता है कि वैल्यू 35.1 भी रहा होगा, फिर भी इसको कितना ले लिया, 35 ले लिया। हो सकता है कि वैल्यू 35.2 भी रहा होगा, फिर भी वैल्यू क्या ले लिया, 35। कहाँ तक में 35 ले सकते हैं, तो 35.5 तक में ना निकटतम पूर्णांक के रूप में हम 35 ले सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे भी, इसके नीचे अगर 34.9 भी होगा फिर भी हम 35 ले सकते हैं, 34.8 भी होगा फिर भी 35 ले सकते हैं। कहाँ तक में 35 ले सकते हैं, तो 34.5 तक रहने के केस में ना निकटतम पूर्णांक के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि निकटतम पूर्णांक में 35 लिया गया है, इसका मतलब कि लंबाई एग्जैक्ट 35 नहीं रहा होगा, 35 से पॉइंट में कम भी रहा हो सकता है या ज़्यादा भी रहा हो सकता है, यह तय नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि अगर मान लीजिए कि 12.5 लिखा गया है तो निकटतम पूर्णांक इसका हम 12 भी ले सकते हैं और इसका निकटतम पूर्णांक 13 भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं 12.6 लिखा हुआ है तो 0.5 से ज़्यादा है, देख सकते हैं 0.5 से ज़्यादा है, तो हम 12 नहीं लेंगे, अब इसके लिए निकटतम पूर्णांक क्या लेंगे, हम 13 ही लेंगे। कहीं 13.5 लिखा हुआ है तो इसके लिए हम निकटतम पूर्णांक 13 भी ले सकते हैं और 14 भी ले सकते हैं, लेकिन 13.7 लिखा हुआ है तो इसके लिए निकटतम पूर्णांक हमेशा हमें क्या लेना पड़ेगा, 14 लेना पड़ेगा। तो यह चीज़ क्लियर हो गया। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, देखिए
कि आयताकार प्लॉट का परिमाप अधिकतम कितना होगा। तो अधिकतम कब हो सकता है, जब पॉइंट में हम अधिक से अधिक वैल्यू ले लें, जब हम लंबाई चौड़ाई अधिक से अधिक ले लें। तो लंबाई देखिए अधिक से अधिक कितना ले सकते हैं, तो 35 मीटर जो है निकटतम पूर्णांक में है, यानी यह ज्यादा से ज्यादा 35.5 हो सकता है। लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 35.5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो फिर उसके लिए पूर्णांक हम लोग 35 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे 36। 35.6 होता तो फिर हम 36 लेते। अच्छा चौड़ाई देख लीजिए क्या हो सकता है, अधिकतम 25 लिया गया है पूर्णांक में, तो अधिकतम यह 25.5 रहा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा होता तब तो हम क्या ले लेते, 26 ले लेते। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि कई बार पॉइंट में वैल्यू आता है तो निकटतम पूर्णांक आंसर ले लेते हैं, जैसे 12.1 के लिए 12, 12.2 के लिए भी 12, 12.5 के लिए हम 12 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि निकटतम पूर्णांक में 35 लिया है, तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो अधिक से अधिक 35.5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तब तो हम 36 ले लेंगे। तो लंबाई हम अधिक से अधिक ले सकते हैं इतना, चौड़ाई अधिक से अधिक ले सकते हैं इतना। आप अधिक से अधिक ही क्यों लिए हैं, क्योंकि अधिकतम परिमाप बताना है। अब परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप अगर आपको आयत का निकालना हो ना, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी सीधी सी बात है लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। तो यहाँ पे तो 2 होगा, इंटू लंबाई कितना 35.5 है, इंटू चौड़ाई कितना प्लस चौड़ाई कितना 25.5। अब इस दोनों को ऐड करिए, 35 और 25 कितना हो जाएगा 60, और 0.5 61 दूना 122। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 120 नहीं होगा, इसके बेसिस पर आप मत निकाल दीजिएगा, दोनों को जोड़ के दोगुना मत करिएगा आप, इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि निकटतम पूर्णांक में 35 लिया गया है, एग्जैक्ट 35 नहीं है। ठीक है, तो अधिकतम मान पूछा है, तो अधिक से अधिक लंबाई हम 35.5 ले सकते हैं और अधिक से अधिक चौड़ाई हम 25.5 ले सकते हैं। इसके बेसिस पर परिमाप हमारा इतना हो जाएगा, कितना होगा 122। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है आंकड़ों का परास। परास का मतलब होता है परिसर यानी कि रेंज, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को जब हम लोग घटाते हैं किसी भी सीरीज में, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से जब सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग घटाते हैं तो इससे क्या निकलता है, परास निकलता है। तो यहाँ भी हमें परास निकालना है यानी कि रेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो देखिए बोला क्या गया है, बोला है कि 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम है WXYZ। आरोही क्रम में रखने पर क्या है क्रम, WXYZ। अच्छा आरोही क्रम का मतलब समझ रहे हैं, है ना, यह छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। आरोही क्रम में रखने का यही मतलब है कि पहले छोटा, उसके बाद इससे बड़ा, उसके बाद इससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे, है ना, WXYZ है ना, ठीक है। आगे सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5, सबसे छोटा 3 अंक, तो सबसे छोटा 3 अंक तो यही तीनों होगा। तो इस तीनों का औसत कितना दे रखा है 25.5, तो इस तीनों का औसत 25.5। तो औसत कैसे निकालेंगे, W + X + Y बट्टा 3, यही तो इसका औसत होगा, जबकि इसका औसत क्या दे रखा है 25.5 दे रखा है, यही दे रखा है ना। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 3 है तो 3 के साथ सीधे इसमें गुना होगा, और वैसे भी 3 संख्याओं का औसत इतना, तो तीनों का कुल योग 3 गुने इतना हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट। औसत में तो यही नियम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 3 संख्याओं का औसत, 3 छोटी संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपका, 3 छोटी संख्याओं का औसत 25.5, यानी कि तीनों संख्या का कुल योग 3 गुने 25.5 हो जाएगा। ठीक है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या का मान। हम ऐसे लिख सकते हैं W + X + Y बट्टा 3, औसत तो यही होगा, इन तीनों का योग बट्टा 3 बराबर 25.5। तो यहाँ से W + X + Y का मान बट्टा वाला 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अगला लाइन देखिएगा, अगला बोला है जबकि सबसे बड़े 3 अंक, तो सबसे बड़ा 3 अंक कौन होगा, X, Y और Z, यही तीनों सबसे बड़ा 3 अंक होगा। सबसे छोटा WXY और सबसे बड़ा XYZ, तो सबसे बड़ा 3 अंक होगा X + Y + Z, है ना, इसके बट्टा 3, इसका औसत क्या दे रखा है 29.5।
तो इसका कुल योग क्या होगा 3 गुने 29.5, यही तो होगा 3 गुने 29.5। देख लीजिए तीन संख्याओं का औसत 29.5, तो तीनों संख्या का कुल योग 3 गुने 29.5 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा 3 बराबर 29.5, तो भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड का मान 3 गुने 29.5 ही आता। अब हम क्या करेंगे कि दो इक्वेशन है हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है, 2 को घटा रहे हैं तो 2 का चिन्ह आपका बदल जाएगा, है ना। जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो सब प्लस में है माइनस में करिए। अब देखिए कोई वैल्यू कट रहा है क्या, तो y यहाँ पे प्लस में, y यहाँ पे माइनस में कट गया। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ जी x जो है आपका इसमें w तो आपका ठीक है, x यहाँ पे माइनस में है, x प्लस में है, यह भी कट गया। ऊपर में क्या बचा है z माइनस w, तो इधर आपका बच गया z माइनस w। देख लीजिए z प्लस में w माइनस में, z माइनस w बचा है बराबर, इसमें से इस वैल्यू में से इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए कॉमन। अब घटाइए 29.5 में से 25.5 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो z माइनस डब्लू का वैल्यू कितना आ गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12 आ गया। अब ध्यान से इस पूरे सीरीज को आप देखिए, पूरे सीरीज को देख लीजिए, wxyz, इसमें से बड़ी संख्या कौन है z और छोटी संख्या क्या है w, आरोही क्रम में लिखा गया है, तो यह छोटी संख्या होगा, यह बड़ी संख्या होगा। हमें प्रास निकालना है, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का मान निकालना है, मतलब हमें यही निकालना था z माइनस डब्लू का मान, और z माइनस डब्लू का मान कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन यह तो आपका बड़ा मेथड हो गया, हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे समझिए। हमें क्या करना है कि दोनों औसत का डिफरेंस चेक करना है। तो 29.5 और 25.5 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर। देख लीजिए 4 का ही अंतर है ना, कितना का अंतर है आपका, 4 का अंतर है, देख लीजिए ठीक है, 4 का अंतर है। तो 4 तो यह हो गया। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा औसत कितनी कितनी संख्याओं का निकाला है, यहाँ पे 3 संख्याओं का, तो इसमें गुना कर लीजिए 3 से, तो 4 तिया 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 4 का। 29 में से 25 माइनस करिए, 5 में से 5 माइनस करिएगा 0, 29 में से 25 माइनस करिए कितना आएगा 4। और औसत आपका 3 का एक साथ निकाला है, तो जितना जितना का औसत निकाला है उससे गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, यही आपका इसका रेंज हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होता है, सोचिए जरा सर। 3 अंक का संख्या 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 3 अंक का संख्या जाता है 999 तक। यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 100 से 999 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, यही क्वेश्चन हो गया हमारा। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। तो 3 अंक का संख्या, इसका मतलब संख्या शुरू कहाँ से होता है 3 अंक का, 100 से, और खत्म कहाँ होता है 999। मतलब हमें 100 से लेकर के 999 तक में 9 से कटने वाली संख्या बताना है। अब इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले दोनों रेंज लिखिए, 100 से लेकर के 999 तक बोला है, तो दोनों रेंज आप लिख लीजिए, 100 भी और 999 भी। अब क्वेश्चन में के भाषा को देखिए कि इसमें तक है कि बीच है। अगर तक बोलेगा तो पहले वाला में से 1 कम कर लीजिएगा, और अगर बीच बोला जाए तो बाद वाला में से 1 कम कर लीजिएगा, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिवाइजर टॉपिक के अंदर, और डिवाइजर टॉपिक हम पढ़ा भी चुके हैं, है ना। 100 और 999 के बीच बोला होता तो इसमें से 1 कम करते, और अगर तक रहेगा तो दोनों में से पहले वाला में से 1 कम। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जब भी रेंज दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन में 1 कम हम लोग करते ही हैं, या तो पहले वाला में से करिए या बाद वाला में से। तक बोले तो पहले वाला में से, बीच बोले तो बाद वाला में से। अब आगे, अब हमें क्या बताना है, 9 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो यहाँ भी बट्टा में 9, यहाँ भी बट्टा में 9, और इसका हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अंतर। अंतर का मतलब होता है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो 100 में से 1 माइनस करिएगा तो यहाँ 99 होगा, और 99 बट्टा 9 कितना होगा 11। डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे 9 से भाग करिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करिए। यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है, अंतर का है। अंतर का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। तो 111 में से 11 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा।
यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। ध्यान से समझिए, सबसे पहले दोनों रेंज को लिखिए, तक बोला गया था, पहले वाला में से एक कम, ठीक है। अब 9 से कटने वाली संख्या पता करना है तो इसके भी बट्टा में 9, इसके भी बट्टा में 9 और बीच में डिफरेंस आपको लिखना है, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको माइनस करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़का और लड़की का अनुपात 2:3, यानी कि लड़का अगर 2 तो लड़कियों का संख्या कितना, 3। लड़कों का संख्या अगर 2 तो लड़कियों का संख्या कितना, 3। कुल विद्यार्थी कितना है, 50। तो हम चाहे तो लड़का और लड़की का संख्या अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में आवश्यकता है। तो बोला है लड़कों का औसत 60, देख लीजिए जो लड़का है उसका औसत कितना है, 60 है, और लड़कियों का औसत जो है वह 70 है। लड़कियों का औसत कितना है, 70 है। हमें क्या बताना है, पूरे कक्षा का औसत। देखिए लड़का का औसत दे रखा है, लड़कियों का औसत दे रखा है, हमें पूरे कक्षा का औसत बताना है। तो हम चाहे तो पूरे कक्षा के छात्रों का संख्या निकाल सकते हैं और फिर उसका औसत निकालेंगे, या फिर अनुपात से ही हम लोग पूरे कक्षा का औसत निकाल सकते हैं। तो अनुपात से कैसे निकालेंगे, तो अनुपात में देखिए लड़का का संख्या कितना, 2 और लड़कों का औसत 60, तो लड़कों का संख्या 2 और लड़कों का औसत 60, यानी लड़कों का कुल अंक 2 × 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यह लड़कों का कुल अंक। लड़कियों का संख्या 3 और लड़कियों का औसत 70, लड़कियों का संख्या 3 और औसत अंक 70, तो कुल अंक 70 × 30 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। देखिए यह कुल अंक हो गया लड़का का, यह कुल अंक हो गया लड़कियों का। अनुपात में ही सही लेकिन कुल को तो दर्शा रहा है, कुल लड़का 2 कुल लड़की 3, तो 60 × 2 120, 70 × 3 210। क्लियर। अब यह जो कुल अंक है कितने विद्यार्थी का है, 2 लड़का का 3 लड़की का, यानी 5 विद्यार्थी का। तो 5 से भाग करेंगे तो सभी विद्यार्थी का, पूरे विद्यार्थी का यहाँ पे औसत अंक निकलेगा। पांचों विद्यार्थी के कुल अंक में 5 से भाग करिए, कुल विद्यार्थी अनुपात में तो 5 ही है ना, तो 5 से भाग करेंगे तो औसत अंक निकल जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा आपका 330। 330/5 करिए, 330/5 करिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 330/5 करिएगा तो वैल्यू आपका 66 आ जाएगा। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर ना 66 होगा। एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या कहता है। दूसरा तरीका में पूरा प्रॉपर्ली हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए लड़का और लड़की की संख्या में 2:3 का अनुपात और 50 छात्र है, तो छात्रों की संख्या को 50 बनाइए। यहाँ पे तो 5 ही छात्र है, 5 में कितना से गुना करें कि 50 हो जाए, 10 से, तो 10 या 30, लड़कियों का संख्या हो जाएगा 30 और लड़कों का संख्या 10 × 20 हो जाएगा। यह आपका एग्जैक्टली संख्या आ गया, एग्जैक्ट संख्या। लड़कों का संख्या 20, लड़कियों का संख्या 30, विद्यार्थी का संख्या 50। हमें विद्यार्थियों की संख्या को 50 बनाना था, 2 और 3 मिला के अभी 5 था, 5 को 50 बनाने के लिए 10 से गुना, जैसे ही 10 से गुना किए लड़का 20 हो गया, लड़की 30 हो गया, विद्यार्थी 50 हो गया। क्लियर। अब आगे देखिए क्या बोला है, बोला लड़कों का औसत अंक 60, तो लड़कों का संख्या 20 है और इसका औसत अंक 60 है, तो लड़कों का कुल अंक 20 × 60 होगा। आगे लड़कियों का औसत अंक 70, तो लड़कियों का संख्या 30 है और इसका औसत अंक 70 है, तो कुल योग 30 × 70। अब लड़कों का कुल अंक लड़कियों का कुल अंक जोड़ देंगे तो विद्यार्थियों का कुल अंक, और विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 50। यहाँ भी आप सोल्व करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 66 ही आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अनुपात में लड़का इतना लड़की इतना विद्यार्थी 5 इसके बेसिस पर भी, या लड़का का संख्या 20 लड़की का संख्या 30 विद्यार्थी का संख्या 50 इसके बेसिस पर भी, दोनों तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, बोला है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। एक व्यक्ति 2 मिनट पहले पहुंच गया है, यानी नियत समय से 2 मिनट पहले, तो -2 लिखते हैं इसके लिए। और आगे जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से, यानी अगला दिन 5 मिनट देरी से पहुंचा है। मतलब आप देखिए कि इस पर्सन के द्वारा दोनों दिन लिए गए समय में अंतर कितना का है। तो एक दिन 2 मिनट पहले पहुंचा है और एक दिन 5 मिनट बाद, तो पहले और बाद में अंतर जोड़ के निकालते हैं तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 मिनट का अंतर इस पर्सन को लगा है इस दूरी को तय करने में। इसको आवर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखिएगा, 7/60 आवर। पुनः समझिए इस चीज को। देखिए बोला क्या है कि जब इस चाल से, इस स्पीड से जो है कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए
एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, तो 2 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है कि मान लेते हैं कि नियत समय अगर 10 बजे है, नियत समय 10 बजे है, तो 2 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है कि 9:58 में पहुंच गया होगा। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे बोला है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 5 मिनट देरी से, तो 5 मिनट देरी का मतलब कि 10 बजे नियत समय है, तो वह पहुंचा होगा 10:05 में। ठीक है, वह पहुंचा होगा 10:05 में। अब इस पर्सन के द्वारा दोनों दिन जो लिया गया समय है उसमें अंतर देख लीजिए। 9:58 में क्या ऐड करेंगे तो 10 5 आएगा 7, यानी इस पर्सन के द्वारा दोनों दिन लिए गए समय में अंतर 7 मिनट का। 7 मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बाकी सब किलोमीटर पर आवर में है, तो 7 में कितना से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करना है। जब भी किसी दूरी को, यह एक छोटा सा ट्रिक है जिसका उपयोग आपको करना है डिस्टेंस निकालने के लिए। यह ट्रिक है आपका AB बट्टा A माइनस बी गुना टी। अब इसका उपयोग AB बट्टा A माइनस बी गुना टी, इस वाले ट्रिक का उपयोग आपको तब करना है जब किसी समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए। पुनः समझिए, इस वाले फॉर्मूला का उपयोग आपको तब करना है जब किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, पहला स्पीड क्या है 42, तो A का वैल्यू 42 हो जाएगा, इनटू दूसरा स्पीड क्या दिया है 36, तो B का वैल्यू 36 हो जाएगा। देख लीजिए, एक स्पीड 42 है, दूसरा स्पीड 36 है। अब बट्टा में इस दोनों का डिफरेंस A माइनस बी, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना का आया 6 का। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू में माइनस करिएगा, मतलब नीचे नेगेटिव नहीं लेना है। पहला चाल दूसरा चाल, दोनों चाल का अंतर इतना हो गया। अब गुना करना है इसमें टाइम से। अब टाइम कौन सा रहेगा, तो टाइम जो अंतर वाला, तो अंतर कितना, तो 2 मिनट पहले और 5 मिनट देरी, तो पहले और देरी में अंतर जोड़ के निकालते हैं, तो 7 मिनट का होगा। अब 7 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो 60 से भाग कर लीजिए। बस इतना ही कैलकुलेशन आपको ऐसे क्वेश्चन में ना डिस्टेंस निकालने के लिए करना है, बस इतना सा कैलकुलेशन। सोल्व करिए, 6 से काटिए, 6 सते 42, 6 से काटिए, 6 गुणे 36, 6 दहाई 60 हो जाएगा। सबको गुना करिए, 6 सते 42, सते 7 दूना 14, 4 हासिल 1 और 7 चौके 28 और 1 29। 294 ऊपर में नीचे में 10, 294 में 10 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या में 10 से भाग करते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 29.4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। जब भी किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए, उस केस में हम लोग यही फॉर्मूला उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे देता कि किसी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करने पर ना कोई व्यक्ति जो है वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। जब किसी दूरी को 5 मिनट 4 किलोमीटर लेते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करने पर इस दूरी को 5 मिनट पहले तय कर लेता है। लेकिन जब इसी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है तो उसको 5 मिनट की देरी हो जाती है। पहले 5 मिनट पहले समय तय कर लिया, फिर 5 मिनट की देरी हो गई, तो समय में अंतर कितने मिनट का, 10 मिनट का। यह A का मान हो जाएगा, यह B का मान हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे रहे कि कोई पर्सन अपने घर से, कोई लड़का जो है अपने घर से स्कूल तक इस चाल से जाता है तो इतने मिनट की देरी हो जाती है, और इस चाल से जाता है तो इतने मिनट की देरी हो जाती है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी, यही मेथड यूज करेंगे हम लोग। A के जगह पहला चाल, B के जगह दूसरा चाल, T के जगह दोनों समय में अंतर, -5 + 5 10 मिनट, 10/60 करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला है स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नाव का चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर नाव धारा के साथ चलेगा तो इसका स्पीड 13 + 4 हो जाएगा। नाव का चाल 13 है और धारा का चाल 4 है, तो अगर नाव धारा के साथ चलेगा तो इसका स्पीड 13 और 4 17 हो जाएगा। लेकिन अगर यह नाव धारा के विरुद्ध चलेगा तो इसका स्पीड 13 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत नाव का चाल 13 - 4 यानी कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही स्पीड हो जाएगा धारा के विरुद्ध। अब धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय, तो समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमें कितना तय करवाना है 68 किलोमीटर का दूरी, यह दूरी तय करवाना है। और यह दूरी किस चाल से तय करवाना है, धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध तो यही स्पीड होगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस दूरी को इस चाल से तय करना है, तो लगने वाला समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल है ना। तो दूरी इतना और चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलोगे कि सर चाल 13 क्यों नहीं लिए, तो बोला है धारा के विपरीत,
तो नाव का चाल 13 है, धारा का चाल 4 है, तो धारा के विपरीत नाव का चाल तो यही होगा। मतलब इस चाल से इस दूरी को तय करने में क्या समय लगेगा, वास्तव में क्वेश्चन यह पूछा है। सोल्व करिए, किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, और अगर हम इसको काटे तो 9 सते 63, 5 बचेगा, यानी 7.5/9 है ना, आवर ऊपर चला जाएगा, आवर इतना घंटा यही समय होगा, 7.5/9 पूर्णांक वाला एक ही ऑप्शन है, तो विकल्प डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अगर इसी दूरी को धारा की दिशा में तय कराना होता तो 13 और 4 17 धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाता, 17 किलोमीटर, तो 68 किलोमीटर की दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। तो 4 घंटा समय कब लगता है, जब धारा के दिशा में चलते, क्योंकि धारा की दिशा में स्पीड 17 हो जाता, लेकिन हमें धारा के विपरीत चलना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिकोण का, यानी त्रिभुज का दोनों बराबर कोण तीसरे कोण का दोगुना, दोनों बराबर कोण, पहला कोण दूसरा कोण, यह दोनों हम मान लेते हैं बराबर कोण है, तो यह जो तीसरा कोण है उसका दोगुना है। तो तीसरा कोण अगर हम x लेते हैं तो यह दोनों क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर कोण 2x तीसरे कोण का दोगुना हो गया। अब बोला है कि तीसरे कोण का माप क्या होगा, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा ना, तीनों को जोड़िए, 2x 5x का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा 180 को 36, यानी तीसरे कोण का माप आपका कितना डिग्री होगा, 36 डिग्री होगा। यही पूछा था कि तीसरे कोण का माप क्या होगा, आंसर 36 डिग्री। बराबर कोण में से प्रत्येक कोण का माप पूछता तो 36 गुना 72 है ना। तीनों कोणों का योग 2x और x 5x, जबकि तीनों कोण का योग 180 होता है। कोई भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो समबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। तो 5x का वैल्यू 180, x का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। हमसे यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, ठीक है, और इसके एक विकर्ण का लंबाई 24, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का माप। सबसे पहले देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण, तो एक विकर्ण दे रखा है कितना, 24 मीटर, गुने दूसरा विकर्ण को हम d2 मान लेते हैं। यही होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, d से हम लोग डायमीटर यानी विकर्ण को दर्शाते हैं। जबकि इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, देख लीजिए, क्षेत्रफल दे रखा है 216। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होगा, जबकि दे रखा है 216। एक विकर्ण भी हमें पता है, 2 से काटिएगा यह आपका 12 होगा, और 12 से इसको काटिए, 12 कम 12, 9 बचेगा, 12 8 96, यानी दूसरा विकर्ण का माप आपका कितना हो गया, 18 हो गया। तो दो विकर्ण में से एक विकर्ण 24 था, दूसरे विकर्ण का माप 18 आ गया। अब इसके मदद से हमें क्या बताना है, इसके मदद से हमें बताना है समचतुर्भुज का विकर्ण। तो अब हमें समचतुर्भुज का थोड़ा सा फिगर समझना पड़ेगा। देखिए, यह हमारा कोई समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है ना, वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को ना समकोण पे समद्विभाजित करता है, मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। जैसे दो विकर्ण में से एक 24 था, तो यहाँ से यहाँ तक का माप आपका 12 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण आपका 18 था, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 था, तो यह माप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरी चीज हमने आपसे क्या कहा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है, या मतलब यहाँ पे समकोण हो जाएगा। तो कुल मिला के इधर जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी से जो है हम इस भुजा का माप निकाल सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज का जो यह भुजा होगा वही समचतुर्भुज का भुजा हो जाएगा। तो यह भुजा 90 डिग्री के सामने है, यानी कि कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, इस दोनों में से किसी एक को लंब मान लीजिए, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 144 में 81 ऐड करेंगे 225, रूट अंडर 225 क्या हो जाएगा, 15, यानी ए का वैल्यू 15 आया। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 आ गया, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वही आपका समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का माप है। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का माप भी क्या होगा, 15। आपको थ्योरी क्या ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज का जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है, ठीक है। दूसरा चीज डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर विकर्ण पता है तो भुजा निकालने के लिए तरीका है रूट अंडर
पहले विकर्ण का आधा, देख लीजिए पहला विकर्ण कितना था आपका 24, तो 24 का आधा लिए है ना, पहले विकर्ण के आधे का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण के आधे का स्क्वायर, इससे आप समचतुर्भुज का भुजा निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज का अगर भुजा निकालना होगा दोनों विकर्ण के मदद से, तो आप इसी मेथड का उपयोग कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।